अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइफाइड फ़ीवर के हवाले से। वो अफराद जिनको टाइफाइड फ़ीवर हो जाता है, एलोपैथिक में उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। आज की इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि एलोपैथिक में कौन सी मेडिसिन जो हैं वो टाइफाइड फ़ीवर में इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। वो टाइफाइड फ़ीवर होता कैसे है और इसकी अलामत क्या हैं, इस वीडियो में आप सब जान सकेंगे। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। और ये वीडियोस मेडिसिन के रिलेटेड हो सकती हैं या फिर कोई ना कोई डिज़ीज़ के रिलेटेड हो सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि टाइफाइड फ़ीवर होता क्या है। टाइफाइड फ़ीवर जो है ये एक जानलेवा बुखार भी साबित हो सकता है। इस बुखार ने बहुत सारी जानें भी ली हैं, लेकिन इसका इलाज अगर बर वक्त मुमकिन हो सके तो फ़ौरन करवाया जाना चाहिए। बाज़ पेशेंट जो होते हैं वो उनको नहीं पता होता है कि वो किस फ़ीवर में मुब्तला हो जाते हैं। वो डॉक्टर हज़रात के पास लेट जाते हैं। लेट जाने की मेन वजह जो होती है वो घर पर ख़ुद ही ट्रीटमेंट करते हैं, पैराडाल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बीमारी होती है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है। टाइफाइड फ़ीवर की जो अलामत होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बुखार होता है पेशेंट को, यानी कि पेशेंट को तेज़ फ़ीवर होता है जो कि 103 से लेकर 104 तक भी पहुंच सकता है। तो इसमें जो पेशेंट होता है उसकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होने लग जाती है। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा मोशन भी लग सकते हैं और बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मोशन के बजाय बहुत ज़्यादा कब्ज़ का रहना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें पेशेंट्स की स्किन पर रैशेस भी हो सकते हैं, यानी कि उनको स्किन एलर्जी हो सकती है, जो कि एक टाइफाइड की ही अलामत है। टाइफाइड बुखार में जो टाइफाइड के जरासीम होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो पेशेंट के खून में शामिल हो जाते हैं, उसकी आंतों की नालियों में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी का आना स्टार्ट हो सकता है, कै का आना स्टार्ट हो सकता है, मतली का होना स्टार्ट हो सकता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहना स्टार्ट हो सकता है। ये जो सारी अलामत हैं ये टाइफाइड फ़ीवर की ही होती हैं। टाइफाइड फ़ीवर कितनी अरसे तक हमारी बॉडी में रह सकता है, इसका जो दौरानिया होता है वो 7 से लेकर 10 दिन तक का होता है। लेकिन अगर इसका बर वक्त ट्रीटमेंट स्टार्ट ना किया जाए तो ये टेम्परेचर जो है, ये जो फ़ीवर है, ये 1 माह तक भी जा सकता है। तो लिहाजा जब भी आपको फ़ीवर हो तो आप फ़ौरन अपने मुस्तलिक डॉक्टर से रजू करें ताकि आपके बुखार का बर वक्त तशख़ीस हो सके कि आपको फ़ीवर कौन सा है। अगर टाइफाइड जैसी अलामत आपको शो हो रही हैं तो उसका टाइफाइड का ट्रीटमेंट जो है वो बर वक्त स्टार्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एलोपैथिक में टाइफाइड फ़ीवर की कौन सी मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं जिससे टाइफाइड फ़ीवर जो है वो बर वक्त कंट्रोल में आ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्सूल एजोमैक्स की। कैप्सूल एजोमैक्स जो कि 500 mg का कैप्सूल होता है, जिसका फार्मूला अज़िथ्रोमाइसिन होता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल पेशेंट में सुबह शाम करवाया जाता है। इसका जो अमूमन इस्तेमाल है वो 5 दिन तक तो जारी रखना होता है। उसके बाद डॉक्टर हज़रात की रिकमेंडेशन के बाद इसको दौरानिया जो है, इस्तेमाल करवाने का जो दौरानिया है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये एंटीबायोटिक कैप्सूल होगा जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करेगा। ये जो बैक्टीरिया खून में शामिल होते हैं उनको तलफ़ करेगा। इसके अलावा वो बैक्टीरिया जो कि आंतों के ज़रिए नालियों में तक पहुंच जाते हैं, ये उनको भी ख़त्म करने में अपना रोल प्ले करेगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं एंटीपायरेटिक टैबलेट की, यानी कि फ़ीवर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी टैबलेट इस्तेमाल करवाई जानी चाहिए। अमूमन आपने नाम सुना होगा, आपके घरों में भी ये टैबलेट मौजूद होती है, टैबलेट पैनाडाल। टैबलेट पैनाडाल जो कि एक अच्छी एंटीपायरेटिक टैबलेट होती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल पेशेंट में एक एक गोली 3 टाइम करवाया जाता है और इसका भी इस्तेमाल मिनिमम 5 दिन तक जारी रखना होता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट निम्स की। टैबलेट निम्स जो कि निम्सोलाइड टैबलेट है, इस टैबलेट के रिजल्ट्स भी फ़ीवर में बेहद मुफीद होते हैं। इस टैबलेट का भी सुबह शाम एक एक गोली का इस्तेमाल जारी रखना होता है और ये भी टैबलेट 5 दिन तक पेशेंट को दी जा सकती है। चौथे नंबर पर बात करते हैं कैप्सूल राइज़क की। कैप्सूल राइज़क जिसका फार्मूला मेप्राजोल होता है, इस कैप्सूल का आपने 20 mg का कैप्सूल ले लेना होता है। इस कैप्सूल का डेली बेसिस पर आपने पेशेंट को इस्तेमाल करवाना होता है। आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल सुबह शाम भी करवा सकते हैं, यानी कि पेशेंट को कुछ भी खाना खाने से आधा घंटा पहले आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये था एलोपैथिक में मेडिसिन के हवाले से कि ओरल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इसके अलावा इसका
आईवी ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन आज हम सिर्फ इस वीडियो में ओरल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। तो आज का ये वाला जो ओरल ट्रीटमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है। ये आपने जो ओरल ट्रीटमेंट है ये आपने 5 दिन तक मिनिमम आपने यूज़ करवाना होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका पेशेंट जो है वो बीमारी को काफ़ी हद तक रिकवर कर चुका है। इसके साथ डाइट का आपने डाइट कौन सी इस्तेमाल करवानी होती है, आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट को बिल्कुल नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करवाई जाए। उन ग़िज़ा का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर्स की मकदार हो, क्योंकि फ़ाइबर्स की वजह से पेशेंट का जो मैदा होता है उसको हज़म करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश होती है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो स्टमक है वो मज़ीद डिस्टर्ब हो सकता है। तो लिहाजा ऐसी तमाम चीज़ों को तर्क करें जिसमें फ़ाइबर्स की मकदार बहुत ज़्यादा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।